नमस्कार दोस्तों। आज हम ये जो पहलगांव अटैक के बाद भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसे जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके आधार पर हम इसका थोड़ा मूल्यांकन भी करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से रीजन है कि आतंकवाद खत्म नहीं होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि मोदी सरकार कुछ भी कर ले या कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी सरकार, कोई भी ताकत कुछ भी कर ले, आतंकवाद को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक ये आतंकवाद का जो जड़ है, और वो जड़ है मानसिकता, तो जब तक उसकी मानसिकता को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। और इस मानसिकता को खत्म करने में आपको कुछ जो स्ट्रिक्ट नियम कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप पूरे विश्व बिरादरी को बस ये दिखाकर कि अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी का सिर्फ एक लाइन जो है वो बताकर काम नहीं चलेगा, बल्कि कृष्ण के द्वारा जो दिया गया मंत्र है कि अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए किया गया है, उससे भी परम धर्म है। पता नहीं हमारे देश के जो लीडरशिप हैं या जो हम भारतीय हैं, खास करके जो हम हिंदू हैं, वो कब इस बात को समझेंगे और भगवान कृष्ण के इन आदर्श मूलक वाक्यों का कब अनुसरण करेंगे। ये बड़ा एक इतिहास के शिक्षक के रूप में हमें बड़ा चिंताजनक लगता है और बड़ा सोचते हैं। समझ में आता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिससे एक बहुसंख्यक आबादी एक अल्पसंख्यक आबादी का करीब 1500 साल तक गुलाम रहा, उसके बाद 200 साल तक मुगलों का गुलाम रहा। आखिर क्या कारण था? क्योंकि आज का जो मीडिया है वो लोगों के सामने जो चीज परोसता है, जो चीज रखता है, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यही जो हमारा बहुत ज्यादा जो उत्साह है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। जैसा कि इतिहास से सबक लेना किसी भी राष्ट्र का सबसे मौलिक कर्तव्य माना जाता है कि जो व्यक्ति, या इतिहास भी इस बात को कहता है, जो बहुत सारे इतिहासकार हैं वो इस बात को कहते हैं कि जो भी राष्ट्र या जो भी व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसको भूल जाता है। और आज यही फिर से जो घटना है उसको होते हुए हम देख रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया तराइन के फर्स्ट बार में और उसको छोड़ दिया। और तराइन का जो सेकंड बार है उसमें क्या हाल हुआ और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो नींव है वो आगे चलकर कैसे कैसे मजबूत हुआ, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह तक चला। उसके बाद अंग्रेज आए हमारे यहाँ और हम इतना दिन तक उनके गुलाम रहे। तो आखिर कुछ न कुछ तो डिफेक्ट है हम में। इस बात को कब समझेंगे कि सिर्फ अपना सेक ही बघारते रहेंगे। पहले के समय में भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके दरबारी हुआ करते थे, चारण भाट लोग हुआ करते थे, उनका काम था राजा का महिमा मंडन करना, गुणगान करना। और इससे क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे वो बड़ा
खुश हो जाते थे। उनको लगता था कि भाई हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और स्थिति ये होता था कि जो आक्रमणकारी है, जो दुश्मन है, वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का पालन करते हुए आपको पराजित करता है और फिर आपके साथ अमानवीय व्यवहार करता है और आपके पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं होता है और अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं। तो ये सिलसिला कब सुधरेगा? आज अगर आजाद भारत में भी भारत का यही स्थिति है, इतना दिन के बाद आजादी के 75 से ऊपर वर्ष जो है वो हम लोग का हो गया और हम फिर से वही इतिहास को एक बार से दोहराते हुए देख रहे हैं। एक इतिहास के शिक्षक के रूप में हमें वो जो पूरा एक जो गेम है वो समझ में आ रहा है। अगर आप सारे ऐतिहासिक तथ्यों को देखेंगे तो एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये भी कहता है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत होना चाहिए। दूसरी तरफ वो कहता है कि सिंधु नदी का जल अगर आप रोक देंगे तो उसमें पानी नहीं खून बहेगा और उसने ये खून बहाने का भरसक प्रयास भी किया। हाँ, ये अलग बात है कि वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना वो अपेक्षा किए हुए था, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि उसका मानसिकता बदल गया या वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा के कि भारत ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। कैसे कर देगा? जो भी भारत के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, खैर वो तो भाई लोग बड़ा एक्सपर्ट होंगे, हम लोग तो गांव में रहने वाले लोग हैं भाई, बड़ा एक्सपर्ट होंगे, बड़ा नॉलेज वाले होंगे, अलग अलग जगह से जो नॉलेज है उसको गैदर करते होंगे और उसके बाद लोगों के सामने रखते होंगे। लेकिन कभी कभी शर्म आता है इस मीडिया। वहां का राष्ट्रपति जंग का ऐलान करता है और यहाँ का मीडिया चला रहा है कि पाक को पीट दिया गया। यहाँ जो विदेश सचिव हैं मिस्त्री साहब, वो जो लास्ट अपना आकर ब्रीफिंग देते हैं उसमें जो टोन वो यूज करते हैं वो ये टोन यूज करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है और हम उस अतिक्रमण को रोक रहे हैं। और मीडिया जो है वो कुछ उल्टा का पुल्टा दिखा रहा है। ये मामला बड़ा सीरियस है। एक तरफ पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है जब बात करता है, आप इस बात पर बड़ा जोर दीजिएगा, ध्यान से इसको सुनिए, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनको वो अपना भाई कहता है। तुर्की को विशेष धन्यवाद देता है, कतर को धन्यवाद देता है, सऊदी अरब को धन्यवाद देता है, अजरबैजान को धन्यवाद देता है। धन्यवाद तक ही ये बात सीमित नहीं, उन लोगों को भाई कहता है और चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता है। तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस चीज का मजाक बनाए हुए हैं। मीडिया वाले कब इस सीरियसनेस को देश की जनता को बताएंगे आप? कब उनके आंखों से जो एक पट्टी लगा हुआ है उस पट्टी को हटाएंगे आप? कब उन लोग का जो एक सेकुलरिज्म का एक जो चश्मा जबरदस्ती उनके आंखों में लगा दिया गया है, उस चश्मा के पार भी जाके देखने का आइडिया देंगे उनको? और जो लोग गलतफहमी में हैं कि ये सीज फायर हो गया और युद्ध खत्म हो गया है,
नहीं, दिस इज द वॉर बिगिन। ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, ये युद्ध शुरू हुआ है, और इस युद्ध के पीछे बहुत बड़ा इंटरनेशनल साजिश है। अब प्रधानमंत्री मोदी पर यह निर्भर करता है कि वो अपनी चाणक्य की भूमिका को क्या सही प्रकार से निभा पाएंगे, क्योंकि इतिहास में हम उस चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं जिसका अपमान होने पर उसने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और उस चंद्रगुप्त मौर्य से की मदद से उसने पूरे नंद वंश को उखाड़ फेंका। सिर्फ नंद वंश को ही नहीं उखाड़ फेंका, बल्कि उस समय के जो विदेशी आक्रांता थे उनके ऊपर भी लगाम लगाने का कार्य किया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच में चाणक्य की भूमिका में नजर आएंगे? क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे, जैसा कि एक इतिहास के शिक्षक के रूप में या एक इतिहास के स्टूडेंट के रूप में हमने जो पूरा इतिहास पढ़ा है, चाहे कहीं भी युद्ध का सिचुएशन हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, या और भी वर्ल्ड में जो अलग अलग वार हुए हैं, उसमें एक चीज कॉमन है, युद्ध में प्रोपेगेंडा होता है। चाहे नाजी का हम पूरा आइडियोलॉजी पढ़े, नाजी आइडियोलॉजी पढ़े, वो प्रोपेगेंडा वार ही तो है। अब इस युद्ध में जिस प्रकार, और बहुत ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, हमास क्या था? हमास भी तो एक आतंकवादी संगठन था, उसने भी तो इजराइल पर अटैक किया था। लेकिन क्या हमास के साथ में बहुत सारी कंट्री खड़े नहीं थे? खड़े नहीं हैं। क्या ईरान हमास को बचाने के लिए हर कुछ कर गुजरने पर आतुर नहीं है? क्या आज अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो क्या इजराइल का आज अस्तित्व होता? या क्यों अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि ईरान के पास परमाणु बम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे? क्या ये पश्चिम के जो कंट्री हैं इतना मूर्ख हैं? आप इसकी गहराइयों को समझिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो उनकी नस नस से वाकिफ हैं, वो उनका जो फिलॉसफी है, उनका जो सोच है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उस पर वो खुलकर बात करते हैं, उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं और उस भयावहता को ज्यादा अच्छे तरीके से वो समझ पाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज भी हमको जो है वो एक कीड़ा काट रहा है और हम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री घोषित करने में लगे हुए हैं। कल जो बयान आया है चीन का, वो बोल रहा है कि हम भारत के साथ, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान का जो क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता है उसकी रक्षा का पाकिस्तान को अधिकार है और हम उसके साथ खड़े हैं। ये क्या बताता है? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इस प्रकार का सरकार बनाया गया है जो कि हिंदू विरोधी है। ये क्या दर्शाता है? एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो अमेरिका का पोषित है, और दूसरी तरफ चाइना,
का पोषित व्यक्ति असीम मुनीर भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आप एक इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों भारत के साथ एक गेम खेल रहा है। कल अगर युद्ध शुरू होता है तो भारत का कई एक फ्रंट खुलेगा। बांग्लादेश खुलेगा, पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक है ही, ईरान, तुर्की, अजरबैजान का सपोर्ट पाकिस्तान को मिलेगा। इसके साथ ही हो सकता है कि चाइना भी अपना एक फ्रंट खोल दे। तो इन सारे चीजों पे बात होना चाहिए। अब हमारा दोस्त कौन है? तो हमारा दोस्त है रसिया, ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। लेकिन क्या रसिया चाइना का विरोध करेगा? पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है उसमें तो रसिया हमेशा भारत का साथ दिया है। जब और उस समय का सिचुएशन कुछ अलग था, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, इसलिए रसिया जो है वो भारत को सपोर्ट कर रहा था। उस समय पाकिस्तान का जो 80% मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अमेरिका से आता था, लेकिन आज वही जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइना से आ रहा है। चाइना और रसिया जो है दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं और दोनों का एक आइडियोलॉजी है। दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर अमेरिका के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है उसमें हमने देखा कि अमेरिका किस प्रकार से यूक्रेन को आगे बढ़ाकर पांव पीछे खींच लेता है। तो क्या वो भारत के साथ उस स्थिति में जब दोनों तरफ से भीषण युद्ध चलेगा तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा? और अगर अमेरिका साथ देगा तो फिर क्या रसिया साथ देगा? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अमेरिका और रसिया एक गुट में नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका और रसिया एक गुट में नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी गुट में है। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। जब रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया तो रसिया से तेल भी खरीदा। तो रसिया तो ये आभार है कि भाई चलो ये हमारा दोस्त है और सब हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए आप देखे होंगे कि अभी तक रसिया का कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आया है सीज फायर पे। लेकिन क्या ये डोनाल्ड ट्रंप भारत को उस प्रकार से खुलकर सपोर्ट करेगा जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान का किया? चाइना तो सीधे सीधे बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो अगर अमेरिका, जिस अमेरिका पर आप विश्वास किए हुए हैं, अगर अमेरिका आपका बहुत अच्छा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा दोस्त है, तो अमेरिका से भी एक बयान आना चाहिए था कि हाँ तो हम भारत के साथ खड़े हैं। तब हम ये देखते कि भाई अब रसिया क्या कहता है। लेकिन अमेरिका भी सोच रहा है ये तो रसिया का दोस्त है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब हम पाकिस्तान की तरफ से थे तब रसिया इसके साथ था। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी कंसेप्ट है वो इस पर काम कर रहा है कि भाई हमको युद्ध में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है और अपना इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ाना है। तो अमेरिका भी इंतजार करेगा
क्या इससे विश्व बिरादरी में भारत का मान सम्मान और पावर नहीं घटेगा? क्या हमें खुद निष्पक्ष रूप से अधिकार नहीं है कि हम अपने निर्णय को सिर्फ अपने अकॉर्डिंग लें? और क्या हम इतने लाचार हैं जितने लाचार हम 1500 साल पहले थे? इन सारी चीजों पर जो आज का नवयुवक वर्ग है उसको सोचना होगा, और खास करके जो अपनी गलतियां हैं उनको भी ढूंढना होगा। जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी इससे सीख लेना होगा, इतिहास से सबक लेना होगा, और सबक लेकर उन गलतियों को जल्द से जल्द सुधारना होगा। नहीं तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि हम हिंदू लोग एक मुगालते में पड़े रहें और स्थिति हाथ से निकल जाए। ये महाराणा प्रताप का धरती है, ये वीर शिवाजी का धरती है, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन मुगलों की अधीनता कर स्वीकार नहीं किया। जब मराठा के बारे में हम पढ़ा रहे थे तो उसमें जो एक इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार हैं शायद वो, तो हमने एक वो वर्ड यूज किया था कि मराठे और जो मुगल थे, मराठे और जो राजपूत थे, दोनों में एक कॉमन अंतर था। जो राजपूत थे वो स्वाभिमानी थे। अगर कोई लड़ रहा है उसका तलवार गिर गया तो उससे युद्ध नहीं करेंगे, अगर कोई भाग रहा है तो उस पर धावा नहीं बोलेंगे। और ये राजपूतों का पतन का कारण बना। तो दूसरी तरफ जो मराठा थे वो चतुर थे, वो साम दाम दंड भेद सारी चीजों का प्रयोग करना जानते थे। और इसलिए मराठा अपना परचम लहराने में कामयाब हुए। बाद में जब अंग्रेज आए तो फिर धीरे धीरे करके आपसी मनमुटाव के कारण, सत्ता पर काबिज होने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण उनका भी धीरे धीरे पतन है। क्योंकि उत्थान और पतन तो सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो आगे देखते हैं क्या होता है, और फिर जो है इसके बारे में अगला जो एनालिसिस है हमारा एक शिक्षक के रूप में, वो फिर आपके सामने हम लाएंगे। बस आपसे यही कहना है कि सिर्फ देश प्रेम का दिखावा मत करिए, आपके दिल में भी देश प्रेम होना चाहिए और वो सतह पे दिखना चाहिए। क्या इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं था? क्या ईरान ने तो इजराइल के ऊपर कई एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया? उस समय रसिया ईरान के साथ खड़ा था, चाइना ईरान के साथ खड़ा था, लेकिन इजराइल ने बदला लिया।
क्योंकि सारा आइडियोलॉजी एक जगह और हमारा जो मेन टारगेट है वो एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अमेरिका कुछ कह दिया तो मान गए, फिर रसिया कुछ कह दिया तो मान गए, फिर चाइना कुछ कह दिया तो मान गए। और आज इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। क्या वो समय नहीं आया है कि हमें भी इजराइल की तरह सोचना चाहिए, इजराइल की तरह प्लानिंग करना चाहिए? इजराइल में एक होलोकास्ट हुआ हिटलर के समय में, और उस होलोकास्ट को आज पूरे जो वर्ल्ड के जितने भी पश्चिमी कंट्री हैं या खुद इजराइल उस होलोकास्ट को एक आपदा बताता है और उसका एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कि भाई हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ। लेकिन अगर आप एक इतिहास के स्टूडेंट हैं या एक इतिहास के शिक्षक हैं और अगर आप अपने इतिहास का सही तरीके से मूल्यांकन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ एक नहीं 1000 होलोकास्ट हुआ है, 1000 बार होलोकास्ट हुआ है। जब इजराइल एक होलोकास्ट से ये सबक ले सकता है कि अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इस तरीके से रिएक्ट करना होगा, और हम 1000 बार हॉलोकास्ट होने के बाद भी अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाए हैं कि हमें बदला कैसे लेना है, हमें इन परिस्थितियों से कैसे निपटना है, और हमारा जो मेन दुश्मन है, जो मेन चुनौती है वो क्या है, और हम आज भी उसके ऊपर लीपापोती करने में लगे हुए हैं, एक सेकुलरिज्म का जो चोला है उसको ओढ़कर। क्या सेकुलरिज्म ये कहता है कि हिंदुओं तुम मारा जाओ, हिंदुओं तुम्हारे साथ होलोकास्ट होना चाहिए, तुम्हारी मां बहनों के आंख के सामने उनके पति और भाई को गोली से मारा जाना चाहिए, तुम्हारा मांग का जो सिंदूर है उसको पोंछा जाना चाहिए, उनको विधवा होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये कोई नया बात है तो ये नया बात नहीं है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, दाहिर को हराया था, ब्राह्मणवाद का जब किला ढहा था, तो उसने क्या किया था, बहुत सारी महिलाओं को बंधक बनाया गया था। दाहिर की जो पत्नी थी, उनकी जो 2 बेटियां थी, उनको पकड़कर हज्जाब के पास भेजा गया था। महिलाओं का बाजार लगाया जाता था। भारत से जो महिलाएं, जिस राज्य को लूटा जाता था, वहां से महिलाओं को पकड़कर ले जाया जाता था और वहां अफगानिस्तान तरफ जो एरिया जहां उनका सेंटर था, ये कंधार, ईरान, इराक का जो एरिया था, वहां इनका बाजार लगाया जाता था महिलाओं का। तो उनको तो लगता है कि भाई इनकी जो बीवी है, इनकी जो पत्नी है, इनकी जो बेटी है, ये तो मतलब बने हैं, वो ये बाजारू हैं, ये मतलब बिकाऊ हैं, इनको बिकना चाहिए। अगर आप इतिहास के एक सही स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। और जैसे गाय भैंस को छू के और वो ये चेक करके देखा जाता है, वहां बाजार में लोग चेक करते थे। खून खौल जाता है इन सारी चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो। लेकिन पता नहीं हम किस मुगालफत में हैं, क्या हो गया है, और हम जो है वो विश्व शांति का
जो नोबेल प्राइज है या तमगा है वो लेने के लिए जुड़े हुए हैं। आज भी लोग अहिंसा परमो धर्म को गांधी जी का वर्ड मानते हैं। जहां गांधी ने जन्म लिया, हम उस धरती से बिलोंग करते हैं, इसलिए अहिंसा को हम परम धर्म मानते हैं। लेकिन वो ये कहने तक का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हिंसा को खत्म करने के लिए किया गया हिंसा अहिंसा से भी परम धर्म है। ये हमारे महापुरुष, एक्चुअल में महापुरुष, वैसे तो हम बहुत सारे लोग को महापुरुष बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो महापुरुष थे भगवान कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को ये उपदेश दिया है महाभारत के युद्ध में। तो भगवान अर्जुन को जो कृष्ण ने उपदेश दिया महाभारत के अर्जुन में, उसका वैल्यू क्यों कम कर दिया गया? और गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब भगवान कृष्ण का ही जो वर्ड है उसका एक पार्ट उन्होंने उठा लिया और उसको जो है आज पूरा विश्व में उसको प्रसारित किया जा रहा है। क्या ये भारत के साथ धोखा नहीं हो रहा है? और क्या वो सारे लोग जो कि इसको प्रचारित कर रहे हैं भारत के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? भारत का जो मूल मंत्र है, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में महाभारत के समय अर्जुन को दिया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसका एक पार्ट उठाकर उस पार्ट का श्रेय किसी और व्यक्ति को दे देना और उसी को नायक मान लेना, उसी को हीरो मान लेना, क्या हमारे उन महापुरुषों का अपमान नहीं है? भगवान कृष्ण तो सोच रहे होंगे, अरे यार कितना मूर्ख है इन लोग, हम इसको बोले कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए किया गया हिंसा उससे भी परम धर्म है। लेकिन इन लोग तो खाली आगे वाला जो बात है उसको पकड़े हुए हैं कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। इन लोग पगला तो नहीं गया है, या इन लोग का दिमाग तो डिस्टर्ब नहीं हो गया है, या सेकुलर वादी रूपी जो राक्षस है उन्होंने इन लोगों का मति ग्रस्त तो नहीं कर लिया है? आप इस पर विचार करिएगा जरूर। और अगर हमारी बातों को आपको समझ में आया और आपने उस चश्मे से इसको देखा, तो आपके सामने ये सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस पर एक अपना जो एनालिसिस है वो आप तक पहुंचाएंगे। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस एनालिसिस को की गहराइयों को कितना समझ पाते हैं। आपके अंदर एक इतिहास के स्टूडेंट के रूप में कितना कैपेसिटी है कि आप उसको अचीव कर पाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। और भगवान से कामना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर इन सिंदूरों का मान रखें और भविष्य में किसी मां बहन का सिंदूर फिर ना उजड़े, उसके लिए एक कोई कंप्लीट सॉल्यूशन निकाले। जय हिंद।